हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज के ऊपर, जो कि यूजीसी एनटीए नेट के 4th इकाई में शामिल है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो प्रवक्ता से संबंधित हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर से, सब में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। खड़ी बोली आंदोलन से या फिर खड़ी बोली से किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में कुछ सवाल आ ही जाते हैं, और फोर्ट विलियम कॉलेज से भी सवाल आते रहे हैं। ठीक है, तो जब हम खड़ी बोली आंदोलन पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि जो खड़ी बोली है इसका एरिया क्या है, या फिर ये किस हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पहली बात है कि खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका जो क्षेत्र है ये दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, मेरठ, सहारनपुर इत्यादि जो क्षेत्र हैं वो खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। और यही खड़ी बोली जो है आज भारत की एक पहचान के रूप में आई है। मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी जो हम बोलते हैं वो खड़ी बोली का एक रूप है। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? ये अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। बाद में धीरे धीरे अन्य रचनाएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगीं, और रीतिकाल तक तो जो कविता का क्षेत्र था वो ब्रज भाषा, अवधी और जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनमें थीं। लेकिन आधुनिक काल में आकर गद्य और पद्य दोनों का जो माध्यम हुआ है वो क्या है? खड़ी बोली हो गई। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज पर बात करेंगे। तो आज इन दोनों टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया अमीर खुसरो की रचनाओं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और खड़ी बोली गद्य या फिर गद्य लेखकों में सबसे पहले नाम मिश्र बंधुओं का आता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। ठीक है, इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। यानी कि खड़ी बोली में लेखन कार्य तो शुरू हो गया था, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी, इसकी अहम भूमिका रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। आगे हम देखते हैं कि जो खड़ी बोली है उसका विकास कैसे कैसे धीरे धीरे हुआ था, और आंदोलन के रूप में इसका आगे रूप बदल गया। ठीक है, सन 1803 ईस्वी में लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना चंद्रावती यानी कि नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 रचनाकारों को नियुक्ति मिली थी, जिसमें कि लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां और सदा सुखलाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 1803 में जो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर और सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, ये खड़ी बोली की पहली रचनाएं मानी जा सकती हैं जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। हालांकि खड़ी बोली का जो शब्द हैं वो अमीर खुसरो के यहाँ से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन विधिवत तरीके से जब विकास और आंदोलन का रूप जहाँ से दिखाई पड़ता है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू होता है। ठीक है, तो वो 4 लेखकों से शुरू होती है, और जिसमें कि 2 लेखकों की हमने रचनाओं पर बात किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदा सुखलाल नियाज, जिनका उपनाम नियाज है, वह इंसाअल्लाह खां नाम से गद्य लेखकों के रूप में विख्यात हैं। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 लोग अंदर से काम कर रहे थे, और 2 जो इसमें गद्य लेखक हैं वो बाहर से काम कर रहे थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाहर से किनका संबंध था, जिसमें कि सदा सुखलाल और इंसाअल्लाह खां ये दोनों बाहर से ही काम कर रहे थे, लेकिन इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अगला पॉइंट है कि खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले चंद छंद वर्ण की महिमा जो कि गंग कवि द्वारा लिखी गई है, भाषा योग वासिष्ठ जो कि राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई है 1741 ईस्वी में। ठीक है, और वह पद्म पुराण व चनिका जो कि दौलत राम की रचनाएं हैं, आदि का नाम भी आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। यहाँ पर 3 रचनाओं की बात की गई। एक तो गंग कवि की रचना, ठीक है, दूसरी रचना राम प्रसाद निरंजनी की, और तीसरी रचना जो है दौलत राम की। ये तीनों रचनाएं भी खड़ी बोली गद्य लेखन में प्रथम रचनाओं की दौड़ में आती हैं, लेकिन इनकी प्रामाणिकता पर क्या है? संदेह है। चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वो चंद बरदाई के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कि गंग कवि ने उनको अपना विषय वस्तु बनाया है। जब बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उसमें चंद छंद वर्णन को उन्होंने जाली ग्रंथ घोषित किया है। ठीक है, कहा कि एक तरीके से ये जाली है, उसकी प्रामाणिकता पर उनको संदेह है। जब हम आगे वीडियो लेकर आएंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। अगला जो पॉइंट है कि सदा सुखलाल
सदा सुखलाल की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा की है। ध्यान में रखिए, शुक्ल जी ने किसकी भाषा की, 4 लोग थे लेकिन उसमें किसी की भाषा की प्रशंसा की है तो सदा सुखलाल की भाषा की प्रशंसा की है, जिनकी रचना का नाम है सुख सागर। हालांकि कुछ विद्वानों को इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है। इसको लेकर भी कई लोग संदेह का सवाल उठाते हैं कि ये प्रामाणिक है कि नहीं है। ठीक है, इंसा अल्लाह खां की जो रचना है, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, यानी कि उसका जो दूसरा नाम है उदय भानचरित के आधार पर शुक्ल जी ने इसकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकोली और मुहावरेदार कहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन चारों लेखकों में सबसे चुटकीली, मटकीली और मुहावरेदार भाषा किसने प्रयुक्त किया था, तो उसका सही जवाब है इंसा अल्लाह खां, जिनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। अगला पॉइंट है कि इन्हीं चारों आरंभिक हिंदी के को रूप देने का श्रेय इन्हीं चारों लेखकों को है। अगर आरंभिक हिंदी की बात की जाए तो इसमें चारों लेखकों लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां और सदल मिश्र को ही इसका श्रेय जाता है। अभी हिंदी का स्वरूप विकसित ही हो रहा था, तब तक क्या हुआ कि अदालत में किस भाषा का प्रयोग होगा उसको लेकर संघर्ष चलने लगा, जिस पर कि हम चर्चा करने जा रहे हैं। 1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देशी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत में भी फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में, मतलब कि 1 साल के बाद, उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। तो यहाँ पर एक तरीके से हिंदी उर्दू विवाद शुरू हो गया, और जो कि अदालत की भाषा से को लेकर कि कौन सी भाषा रहेगी, हिंदी रहेगी कि उर्दू रहेगी, इसका जो विवाद शुरू हुआ सन 1836 ईस्वी के आसपास में शुरू हुआ। और अंग्रेज़ों ने जल्दीबाजी में, आप उस दौर को याद करिए कि जब 1834 ईस्वी में पहले उन्होंने मैकाले की नीति अपनाई, स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दी। फिर इसके बाद 1836 ईस्वी में उनको लगा कि जो अदालत की भाषा है, यानी कि जो कोर्ट कचहरी की भाषा है, वो कौन सी होनी चाहिए, तो वो हिंदी नागरी लिपि होनी चाहिए कि उर्दू या फारसी लिपि होनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि 1837 में कि उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा होगी। तो इसको लेकर विवाद होने लगा, लेकिन क्या हो गया, देखिए आगे, हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेज़ों के भी दो दल हो गए। कुछ अंग्रेज़ जो थे वो हिंदी के पक्ष में थे, कुछ अंग्रेज़ जो थे वो उर्दू के पक्ष में थे। सर सैयद अहमद खां, अब देख रहे हैं एक नाम, इसको याद रखिए, ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दे दिया। उस समय भी कुछ नेता थे अलग अलग समुदायों के, जिसमें कि सर सैयद अहमद खां ने एक सांप्रदायिक रंग दे दिया, भाषा को भी सांप्रदायिकता में इन्होंने रख दिया। उनका समर्थन गारसद तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है, उन्होंने उनका समर्थन कर दिया। तासी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि हिंदी और उर्दू को लेकर अंग्रेज़ों में भी विवाद हो गया कि कुछ एक तरफ थे, कुछ दूसरी तरफ थे। लेकिन जो तासी हैं, गारसद तासी, इस्तवार दलाल लेतर हिंदुस्तानी, जिनकी रचना का नाम है, याद कर लीजिए। कई बार इंटरव्यू में सीधे पूछ दिया जाता है, क्योंकि हम अक्षरों से परिचित हो जाते हैं और जैसे ऑप्शंस देखते हैं तुरंत लगा देते हैं कि तासी की ये रचना है। कभी बोलने का तो हमने प्रयास किया नहीं, तो कई बार इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि ग्रियर्सन के इतिहास का नाम बताइए या फिर तासी के इतिहास का नाम बताइए। तो कई बार ना वहाँ पर जवान लड़खड़ा जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिए। तो तासी ने समर्थन किया, खुलकर समर्थन किया और हिंदी का खुलकर विरोध किया। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने विरोध किया, यहाँ तक उन्होंने इसको गंवारू भाषा भी कहा। उस कठिन समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व नागरी के पक्ष में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। अब देख रहे हैं कि एक तरफ सर सैयद अहमद खां, दूसरी तरफ थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने नागरी के पक्ष में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। सन 1868 ईस्वी में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम दिया। देखिए, बात शुरू हुई थी 1836 से, 1837 में ये लागू हो गया, लेकिन ये करते करते लगभग 1868 में, यानी कि कितने साल हो गए, करीब 30 साल के आसपास में लग गया कि फारसी का विरोध करने में और हिंदी को के प्रति एक मेमोरेंडम देने के लिए कि भाई जो भी जनसंख्या के आधार पर या फिर हिंदी का यहाँ पर पक्ष बनता है उसको होना चाहिए। तो इनको मेमोरेंडम देने में 30 साल लग गए थे। ध्यान रखिए, ये सब ऐसे जोड़ जोड़ कर आपको तैयार करना है कि
अगर फैक्चुअल सवाल आ जाए तो आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो एक तरफ से सर सैयद अहमद खां, दूसरे तरफ कौन आ गए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। कई बार एग्जाम में शिव प्रसाद सिंह लोग लिख देते हैं, ये गलत है। शिव प्रसाद सिंह आधुनिक काल के एक राइटर हैं, लेकिन शिव प्रसाद सितारे हिंद इन्होंने एक तरीके से भारतेंदु युग के आसपास के रचनाकार रहे हैं, और उस समय इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया। खासतौर से पाठ्य पुस्तकों का इन्होंने निर्माण किया हिंदी में। आगे कभी शिव प्रसाद सितारे हिंद पर विस्तार से बात होगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। खैर, अभी ध्यान में रखिए कि फारसी लिपि और नागरी लिपि में जो विवाद हो रहा था, तो नागरी लिपि के समर्थन में शिव प्रसाद सितारे हिंद अपना अहम रोल निभा रहे थे। एग्जाम में आएगा तो उम्मीद है कि आपका गलत नहीं होगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की, जैसा कि मैं अभी बता रहा था। हालांकि बाद में वे अरबी फारसी से लदी उर्दू की ओर झुक गए। इन पर आरोप लगने लगा कि ये उर्दू के प्रति इनका क्या है, झुकाव है, और आम बोलचाल की भाषा, आम फहम की भाषा का प्रयोग ये करने के पक्षधर थे। लेकिन बाद में इन पर भी धीरे धीरे आरोप लगने लगे थे। कौन सी परिस्थितियाँ थीं वो जब आप विस्तृत रूप से, एक किताब है रस्साकसी, जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं वीर भारत तलवार, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से इन हिंदी उर्दू विवाद को वहाँ पर रखा है। तो ज़रूर आप अगर उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और जो जेएनयू में प्रवेश ले लेंगे बच्चे, उनको तो हर हालत में पढ़ना पड़ेगा इसको। अगला पॉइंट है कि शिव प्रसाद के बदले दृष्टिकोण व उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार, जब मैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में बता रहा था तो बताया था कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1845 ईस्वी में, के विरोध में राजा लक्ष्मण सामने आए। अब देख रहे हैं कि एक तरफ सर सैयद अहमद खां थे जो उर्दू के पक्षपाती थे, लेकिन अब जब हिंदी की बात आ रही है और नागरी लिपि की बात आ रही है तो दो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, एक शिव प्रसाद सितारे हिंद का और दूसरा नाम आ रहा है राजा लक्ष्मण का। अब राजा लक्ष्मण बनारस अखबार के विरोध में एक नया उन्होंने क्या किया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सन 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दिया। राजा लक्ष्मण जो थे, इनका मानना था कि हिंदी उर्दू न्यारी न्यारी भाषाएं हैं, और ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। उसमें संस्कृत के शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग करने के समर्थक थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दूसरा नाम इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास का नाटक है, 7 अंकों में विभाजित है, और उसका अनुवाद इन्होंने कर दिया एकदम संस्कृतनिष्ठ हिंदी में 1862 ईस्वी में। इसके साथ ही पंजाब में एक और व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है, नवीन चंद्र राय। इन्होंने हिंदी में ब्रह्म समाज का ये प्रचार कर रहे थे उस समय। मतलब कि पंजाब जो कि पंजाबी भाषा का इलाका है, लेकिन एक तरीके से हिंदी पट्टी के बाहर भी हिंदी के समर्थन में व्यक्ति काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसका विस्तार क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। इसी बीच आए दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। सन 1881 ईस्वी में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। 1881 ईस्वी में बिहार में हिंदी के प्रचार प्रसार की आज्ञा मिली। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की मांग की। देखिए, अंग्रेज़ों में ही यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, मतभेद हो गया, और कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को आदेश दिया कि उर्दू को हटाया जाए, उसकी मांग की वहाँ पर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस सब के बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। तो संस्थाओं से संबंधित भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसे आप जाकर जरूर देखिए, तो पता चलेगा कि 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, जिसमें 3 लोगों का नाम प्रमुख रूप से आता था। ठीक है, राम नारायण, शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास। तो इनको मैंने फार्मूला बनाया था इनका, RSS करके। मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तकें लिखीं। तो मालवीय जी ने भी काफ़ी मेहनत किया था। करीब 60,000 इन्होंने हस्ताक्षर कराकर मेमोरेंडम पेश किया था, जिसके बाद सन 1900 ईस्वी के आसपास में जो नागरी लिपि है उसको अदालत में प्रवेश मिला। तो एक तरीके से देखा जाए साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली कैसे धीरे धीरे विकसित हुई, तो सन 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालत में प्रवेश मिल गया। ये इम्पॉर्टेंट की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नागरी लिपि को अदालत में कब प्रवेश मिला था, तो सन 1900 ईस्वी में। इस बीच भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई। आप जानते हैं कि भारतेंदु मंडल जो था उसमें जितने भी लेखक थे उन्होंने खड़ी बोली गद्य में निबंध लिखना शुरू किया, उपन्यास लिखना शुरू किया, कहानियाँ, यात्रावृत्त, पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना शुरू किया। तो एक तरीके से खड़ी बोली का जो स्वरूप है धीरे धीरे विकसित हो रहा था और व्यापक मात्रा में रचनाएं लिखी जाने लगी थी। आगे सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने
संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका समय निर्णय करने के लिए कालचक्र नाम से एक रचना उन्होंने की थी, तैयार किया था कालचक्र। यह ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालचक्र किसकी रचना है और उसमें किन चीज़ों की बात कही गई। तो ये क्या है? इतिहास ग्रंथ। एक बार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह सवाल पूछा गया था और तमाम परीक्षाओं में आया हुआ है। अभी हाल ही में यूपी टीजीटी या पीजीटी किसी भी एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया था। भारतेंदु ने इसमें नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। ये भी कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो आपका जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ध्यातव्य है कि 1873 ईस्वी में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का आरंभ हुआ। तो पत्र पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये सब पत्रिकाओं का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का भी आरंभ हो गया, उसका संपादन शुरू हो गया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। आगे है कि 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम दास टंडन को रखा गया था। तो एक तरीके से लगातार एक तरफ व्यक्ति हिंदी को प्रतिष्ठित करने में आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरे तरफ संस्थाओं का भी योगदान रहा है, जिसमें कि अभी बहुत सारे नाम यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जो भी संस्थाओं में काम कर रहे थे उनकी भी अहम भूमिकाएं थीं। इसके बाद खड़ी बोली स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनी तथा इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित हो गई। 343 से लेकर 351 के बीच में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये तो रहा कि खड़ी बोली आंदोलन के बाद कैसे हिंदी जो आज राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। वेलेस्ली का मानना था कि सिविल सेवकों को स्थानीय भाषा, संस्कृति आदि का ज्ञान होना चाहिए। तो काफ़ी दूरदर्शी नज़रिए से इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में भी जितने सिविल सेवक होते हैं उनको जहाँ भी पोस्टिंग होती है उनकी उसकी भाषा सीखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं फोर्ट विलियम कॉलेज एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में भी रहा है और वेलेस्ली का इसमें अहम रोल रहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो ये सब आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देशी भाषाओं में पुस्तकें अनुदित होने लगी थीं। केवल हिंदी में ही नहीं और जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनका भी यहाँ पर धीरे धीरे अनुवाद शुरू हो गया था। अगला पॉइंट है कि हिंदी हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्रिस्ट थे। कई बार इनको गिलक्राइस्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे या फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? गिलक्रिस्ट थे। उर्दू तथा भाखा हिंदवी के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए। उर्दू की जानकारी रखने वाले जो मुंशी नियुक्त हुए थे, जैसे कि इंसा अल्लाह खां। ठीक है, इंसा अल्लाह खां उर्दू के जानकार थे तो उनको रखा गया था। और भाखा यानी कि जो हिंदवी के जानकार थे उसमें लल्लूलाल और सदल मिश्र थे। लल्लूलाल की प्रेम सागर व सदल मिश्र की नासिकोपाख्यान क्रमशः धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई और परीक्षाओं में लगातार पूछी भी जाती हैं। हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर उसे स्थापित करने में प्रेम सागर का बहुत योगदान रहा है। यह खड़ी बोली में लिखी गई जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। हालांकि भाषा ब्रज भाषा रंजित हो गई है। खड़ी बोली में तो है लेकिन इस पर प्रभाव है ब्रज भाषा का। कारण है इसका कि उस समय समानांतर में ब्रज भाषा भी साहित्य के रूप में प्रयुक्त हो रही थी। आप जानते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कि ब्रजभाषा के आखिरी कवि माने जाते हैं उस समय, वो भी लिख रहे थे। तो खड़ी बोली पर अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव था और ये प्रभाव तो अभी भी है। आप जैसे देखेंगे खड़ी बोली कोई अगर यूपी या बिहार का बोलेगा तो उस पर यहाँ के स्थानीय उच्चारण का भी प्रभाव रहता है। राजस्थान का बोलेगा तो राजस्थानी का प्रभाव रहता है। हरियाणा का बोलेगा तो हरियाणवी का रहता है। मराठी, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि जहाँ भी आप जाएंगे थोड़ी सी क्षेत्रीयता का प्रभाव रहता है। इससे आप व्यक्ति को सीधे सीधे पकड़ भी लेते हैं कि किस एरिया का है। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान की भाषा व्यवहारोपयोगी है। जहाँ तहाँ
जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली व्यवहार किया गया है, परंतु ब्रज व पूर्वी भाषा के शब्द मिलते हैं। नासिकेतोपाख्यान जो कि सद्दल मिश्र की रचना है, और सद्दल मिश्र जो कि आरा बिहार के रहने वाले थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भाषा पर थोड़ा सा पूर्वीपन रहेगा ही। आगे जो पॉइंट है कि व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए गद्य का सजग रूप कॉलेज से शुरू माना जा सकता है। क्रांतिकारी भूमिका न भी हो, परंतु हिंदी भाषा व खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थानिक भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी में अनुवाद व नई पुस्तकों के लेखन ने सुनियोजित हिंदी भाषा की नींव डाली। तो एक तरीके से हमने खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज के महत्व पर चर्चा कर लिया, उसका क्या योगदान रहा है। ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन कैसे धीरे धीरे विकसित हुई और अदालत की भाषा बनी, तथा फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली के विकास में अपना कैसे अहम भूमिका निभाया है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। तो हो सकता है कि ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।